अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ की जो चीज़ हमने बेसिकली जिसको कंसेप्ट किया फिलॉसफी ऑफ लॉ के बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके अंदर फर्दर क्या ब्रांचेज हैं, किस तरीके से ये मुआशरा चल रहा है, किस तरीके से इस सोसाइटी के अंदर जो जुडिशल सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, और किस तरीके से उस जुडिशल सिस्टम के अंदर जो लॉ की एप्लीकेशंस हैं और डिफरेंट सिनेरियो के अंदर जो लॉ की जो स्कीम है वो किस तरीके से अपना जो फंक्शन है, अपनी जो ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज कर रही है। इन पहलू पर अभी हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एतबार से अगर हम लॉ की ब्रांचेस को देखें तो हमारे पास दो तरह की ब्रांचेज हैं। एक है सब्सटेंटिव लॉ और एक है प्रोसीजरल लॉ। ये बात भी आपके जहन में रहनी चाहिए कि अभी हम डिफरेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अपना कंसेप्ट को साउंड कर रहे हैं। जब हमारा थोड़ा कंसेप्ट बेहतर हो जाएगा, मुख्तलिफ टॉपिक हमारे जहन में होंगे, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हमारे जहन में आ जाएंगी, उस वक्त हम ये करेंगे कि इसकी जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से क्वेश्चन हैं कि ये अब आपको यूनिवर्सिटी किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगी, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, और उनको हमने किन हेड्स के नीचे हमने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा, यानी यूनिवर्सिटी किस तरह सवाल पूछती है, उस सवाल से क्या मुराद है, उसको रिप्लाई हमने कैसे करना है ये। लेकिन जब तक हमारे जहन में एक सफिशिएंट मटेरियल ना हो तो हमें इस तरफ जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। हम 1-2-3 लेक्चर के अंदर इस अपनी जो कंसेप्ट है उनको सबसे पहले बेहतर करते हैं। सब्सटेंटिव लॉ को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ इज़ लॉ which determine the rights and duties of the citizen towards each other and towards state. Substantive law is law which determine the rights and duties of citizen towards each other and towards state. ये वो कानून है जो आपके हकूक़ और फ़राइज़ का तयन करता है, और आपके आपस में क्या हकूक़ और फ़राइज़ हैं, और आपके रियासत के साथ क्या हकूक़ हैं, और आपके रियासत के लिए क्या फ़राइज़ हैं। जो लॉ आपको ये बताएगा दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंटिव लॉ। एग्जाम्पल भी मैं लेता हूँ। वेयर एज द प्रोसीजरल लॉ इज़ लॉ, मैं अभी आता हूँ वापस, इज़ लॉ विच provide the method how to get those rights which have been granted by substantive law, SL substantive law। अब मैं आपको इसको वजाहत करने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एज ए लॉयर अपने चैम्बर बैठे हुए हैं, फ़ौरन अपने आप को एकदम लॉयर फील करना है। जब मैं ऐसे कहूँ, यानी विजुलाइज की दुनिया में मैं आपको बहुत घुमाऊँगा इंशाल्लाह। जब भी स्टूडेंट से मेरा हुआ तो मैंने उनको विजुलाइज जो चीज़ें करवाई, उससे उनको जो चीज़ें समझ आई वो बहुत ज़्यादा थी। तो फ़ौरन अपने आप को लॉयर महसूस करें और अपने चैम्बर में बैठ जाएं। व्हेन यू आर सिटिंग इन योर चैम्बर एंड योर क्लाइंट इज़ विजिटिंग टू योर चैम्बर, और वो आकर अपनी एक ग्रीवियंस आपको सुनाता है, अपनी एक स्टोरी आपके साथ नरेट करता है,
जब भी किसी बंदा को किसी के हकूक़ के मामले में वो मुतासर हो तो सबसे पहले वो वकील के चैम्बर में जाता है, कोर्ट रूम में नहीं जाता। कोर्ट में उसको वकील लेके जाता है। अब वो आपके चैम्बर में आपके सामने आकर बैठ गया, उसने अपनी एक ग्रीवियंस आपको, तो 4 बातें आपने डिटेक्ट करनी है। वो आपको सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ आता होगा तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात कि जो इसने मुझे स्टोरी सुनाई, इसके नतीजे में इसका क्या कोई हक बनता है या हक नहीं बनता। मसलन 2 मिसालें देता हूँ आपको। एक मिसाल ये देता हूँ कि एक बंदा आके आपको कहता है जी कि मैंने एक बंदे से प्लाट की एग्रीमेंट किया था, 10 लाख रुपए में, 2 लाख मैंने उसको दिया, 8 लाख में देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे प्लाट ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। आप समझ जाएंगे कि प्लाट पर इसका हक है, इसका ये राइट है। ये सब्सटेंटिव लॉ आपको बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपका सब्सटेंटिव लॉ है। अब दूसरा मरला कि जो इसका ये राइट बनता है, मैं इसको किस मरले पर लेकर जाऊं, किस फोरम पर लेके जाऊं। इसको थाने ले जाऊं, इसको फैमिली कोर्ट में ले जाऊं, इसको बैंकिंग कोर्ट में ले जाऊं या सिविल कोर्ट में ले जाऊं, ये आपको प्रोसीजरल लॉ बताएगा। इसका फोरम क्या है, जहां से इसको ये प्लाट लेकर देना है, ये दूसरी बात होगी। जो आपने अपने क्लाइंट की ग्रीवियंस सुनने के बाद जिन 4 चीज़ों को डिटेक्ट करके अपने राइट डाउन कर लेना है, फिर आप उसका केस बना पाएंगे। पहली बात, इसका राइट क्या बनता है। दूसरी कि जो राइट बनता है वो किस फोरम से मिलेगा, और जिस फोरम पर जाना है उस फोरम पर जाने का तरीकाकार क्या है, मेथड क्या है, वहाँ पर प्रोसीजर, ज़ाब्ता-कार क्या, तरीकाकार क्या वहाँ जाने का। और चौथी बात कि इस सारी ग्रीवियंस को मैंने लिखना कैसे है। देखिए ना, अगर हर बंदा लिख सके तो वो एमए पढ़े हुए बंदे के पास भी चला है, मैटर इमला ही लिखना है ना, वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन वो एक प्रोफेशनल वकील के पास इसलिए आया है कि वो ये समझता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, और जो लिखना है उसको किस तरतीब से लिखना है। झूठ नहीं लिखना है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है झूठ लिखना हमारी। ये मिसकंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर कि हम झूठ बोलते हैं। आपने सच लिखना है, उसको एक तरतीब में लिखना है, लीगल पैराए और लीगल फॉर्मेट में करके लिखना है। ये 4 बातें। अब वही बंदा जिसने प्लाट की बात की, अगर वो कहते जी कि कल शाम मैंने पड़ोसी को खाने पे घर बुलाया था, हमने खाना भी बनाया, लेकिन वो खाना खाने नहीं आया, बड़ी इंसल्ट हुई है मेरी घर वालों के सामने, उसका कोई राइट बनता है? नहीं बनता। वेरी गुड। चूंकि ये एक सोशल रिलेशन है, राइट हमेशा लीगल रिलेशन के नतीजे में बनेगा। चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पिछले प्रीपोजिशन में, कॉन्ट्रैक्ट ने एक राइट्स क्रिएट किया। अब कहते हैं लॉ इज द कॉमन सेंस। अब इन्होंने फौरन सारा ला दिया कि नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने सुनते साथ ऐसे ऐसे कहा नहीं, कि ये दूसरे केस में जिसने खाने पर दावत की, खाना तैयार किया, नहीं आया, बड़ी इंसल्ट हो गई, मैं कोर्ट जाना चाहता हूँ, वकील साहब या साहिबा, उसका कोई राइट नहीं बनता। जिस तरह इन्होंने नफ़ी में सारा लाया, चूँकि ये सोशल रिलेशन, इस पर आप उसको सोशली गलत कह सकते हैं। जो सुनेगा उसको कह रहा है बड़ी ज़्यादती की आपने, दावत से तो ये नहीं हो, लेकिन इसका लीगल रेमेडी कोई नहीं है। सो यू हैव टू डिटेक्ट द लीगल रेमेडी। अब एक खातून आपके पास आती है जी कि मेरा खामन मुझे जो है वो मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करा, बच्चों को नहीं प्रोवाइड करा, मुझे नहीं प्रोवाइड। अब ये निकाहनामा एक लीगल बॉन्ड है, इसके नतीजे में उसके राइट्स हैं। अब एक खातून आप आती है जी, उसकी अभी शादी नहीं हुई, वो कहती है मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो नहीं हो सकता। या उसकी शादी हो गई, वो अपने खामन के साथ आबाद है, जब तक वो उसकी शादी नहीं हुई थी तो वह बाप से मेंटेनेंस मांग सकती थी, अब शादियों के खामन के साथ आबाद है, तो आपके पास आती है जी मुझे मेरे बाप मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो इसकी रेमेडी नहीं बनेगी। ये चीज़ें आपको डिटेक्ट करनी है, इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब जो आपने सवाल किया था, ये सब्सटेंटिव लॉ आप मुख्तलिफ कवानीन पढ़ेंगे, पार्ट 1 से 5 तक। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, आप पीपीसी पढ़ेंगे, आप फैमिली लॉ पढ़ेंगे,
जिनके अंदर लोगों के हकूक़ बताए गए हैं कि आपकी इस सूरत में ये हकूक़ है, इस सूरत में ये हकूक़ है। मिसाल, मेंटेनेंस बीवी का हक है, महर उसका हक है, सामान जेद उसका हक है, बच्चों का मेंटेनेंस उनका हक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ परफॉर्म करवाना उसका हक है, किसी ने किसी से पैसे लिए वापस करने, जिसने दिए उधार वापस लेना उसका हक है, किसी की प्रॉपर्टी का कोई काबज हो गया है, प्रॉपर्टी वापस लेना उसका हक है। ये सारे सबस्टांटिव लॉ हैं। ये सारे क्या है? सबस्टांटिव लॉ। जहां पे आपका कोई हक प्रोटेक्ट होता हो, ग्रांट होता हो, वो सबस्टांटिव लॉ है। अब उस हक को लेना कैसे है, ये आपको प्रोसीजरल लॉ बताएगा। और ये बात जो मैंने आपको अभी आज समझे दूसरे लेक्चर में बताई, ये पार्ट 5 तक, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपके जहन में रहनी चाहिए एज ए लॉयर कि जब भी फ्रेश क्लाइंट आए तो ये 4 बातें मुझे पता हो। हक क्या बनता है, किस फोरम पर लेके जाना है, उस फोरम पर ले जाने का तरीकाकार क्या है, और इसके केस को लिखना कैसे है, कौन कौन से कागजात साथ लगाने हैं। ये रफ्ता रफ्ता ये चीज़ें हम इस पर मज़ीद प्रैक्टिस करते रहेंगे और ये मैं आपको बार बार बताता रहूँगा। अच्छा, यहाँ तक ये बात 2 टर्म आप समझ गए, सबस्टांटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, या कोई क्वेश्चन? अब आ जाते हैं कि इस सिस्टम को फर्दर आसान बनाने के लिए रियासत का जो सिस्टम है, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जुडिशल सिस्टम है जो रियासत ने खुद तय किए और उनके आइन ने तय किए। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जुडिशल सिस्टम है। हम सबसे पहले जिस मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले उसके जुडिशल सिस्टम को समझना है। देन वी वुड बी एबल कि थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ मिडिल ईस्ट में एक सिस्टम चल रहा है, थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ यूरोप में एक सिस्टम चल रहा है, थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ इंडिया में एक सिस्टम चल रहा है। तो सबसे पहले इस मुल्क का जो जुडिशल मैकेनिज्म है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हमारा जो पूरा जुडिशल सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम इन पाकिस्तान, वो 2 तरह का है। बेसिकली वो 2 तरह का है। एक तरफ हमारे पास है सिविल कोर्ट और दूसरी तरफ है हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स सिविल मैटर को रिजॉल्व करती हैं। कोर्ट का क्या काम है? टू रिजॉल्व द मैटर, टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट। जब किसी जगह पर फ्रीकैन के दरमियान कोई डिस्प्यूट बन गया तो कानून के मुताबिक फैसला देना कि ये हक पर है या ये हक पर है। दिस इज कॉल्ड जुडिशल सिस्टम। अब जो सिविल कोर्ट्स हैं वो बुनियादी तौर पर सिविल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं। अब सिविल डिस्प्यूट कौन से होते हैं? नोट कर लें बेशक। प्रॉपर्टीज के मामलात, कोई क्लेम, कोई रिकवरी, कोई डिक्लेरेशन, कोई कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिकवरी ऑफ मनी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब मामलात आपके सिविल मैटर्स हैं। यानी कोई क्लेम है किसी का, फाइनेंशियल है या अदरवाइज है, कोई प्रॉपर्टी किसी की डिस्प्यूट है, कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का मामला है, किसी राइट की डिक्लेरेशन का मामला है, किसी डॉक्यूमेंट की कैंसिलेशन का मामला है, परमानेंट इंजेक्शन का मामला है, या पैसों की रिकवरी का मामला है।
या हिसाब पैसों के हिसाब किताब का मामला है, ये सब का सब सिविल मामला है। बल्कि मैं यूं कहूं कि बैंक और कस्टमर के डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, लेबर और मास्टर के डिस्प्यूट, रेवेन्यू कोर्ट्स के जो डिस्प्यूट्स हैं, गांव की ज़मीनें और खसरे और खिवटे, यहाँ के डिस्प्यूट, ये सब के सब भी सिविल ही मामलात हैं, सिविल मैटर्स हैं। हाँ, वक्त के साथ साथ ये स्पेशल सिविल कोर्ट्स की तरफ चले गए, सिविल कोर्ट से निकाल दिए गए। स्पेशल सिविल कोर्ट्स, स्पेशल सिविल कोर्ट्स, यानी रियासत ने, ये बड़ा गारा है, इसको अभी 2 मिनट छोड़ दें, क्रिमिनल साइड को हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ये बड़ा गारा है और ये गवर्न होता है पूरा एक सीपीसी यहाँ पे प्रोवाइड की गई कि इसके तहत सिविल कोर्ट्स अपने मामलात हल करेंगी, अपना प्रोसीजरल मैकेनिज्म को गवर्न करेंगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, रियासत ने कुछ कोर्ट्स को यहां से निकाल कर यहां रख दिया, और जो यहां रख दिया वो मामलात अब ये कोर्ट नहीं देखेगी, वो वही कोर्ट देखेगी। मिसाल, बैंकिंग कोर्ट, जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक से मुराद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। यानी ये नहीं कि लेन देन के मामलात बैंक में जाएंगे, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और कस्टमर के लेन देन के मामलात होंगे तब बैंकिंग कोर्ट में जाएंगे। यानी सिंपल 2 सिटीजन के अगर बैंक फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, दैट कम्स अंडर द एम्बट ऑफ सिविल कोर्ट। If dispute is arises among the financial institute that is called bank and the customer, that matter will come under the ambit of banking court. इसी तरीके से फैमिली कोर्ट, हालांकि ये जो क्लेम है फैमिली का एक दूसरे के अगेंस्ट, वो सिविल मैटर है, लेकिन रियासत ने उसको एक कानून साजी के जरिए उठा के स्पेशल कोर्ट में रख दिया और उसका नाम दे दिया फैमिली कोर्ट। इसी तरीके से लेबर कोर्ट, इसकी एग्जांपल है कि जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर के दरमियान डिस्प्यूट बनेगा, अब यहां पे एक मिसाल आपको देता हूं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट और उसका वर्कमैन अगर पड़ोसी हैं या दादपोतरे हैं या एक शहर के एक गांव के रहने वाले, उनका अदरवाइज पैसों का कोई लेन देन है या किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, दैट विल कम अंडर द एम्बट ऑफ सिविल कोर्ट। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर अगर वर्किंग आवर पर डिस्प्यूट है, तनख्वाह बाकी है, जबरी रिटायर कर दिया है, वो बेनेवलेंट फंड नहीं दिया है, जख्मी हो गया, इलाज नहीं करवाया है, इस तरह का अगर डिस्प्यूट है, वो आप उस लॉ में पढ़ेंगे कि वो लॉ, जो भी लॉ स्पेशल कोर्ट बनाता है, वो लॉ आपको साथ ये बताता है कि यहाँ से कौन कौन से मैटर इस हवाले से हमने उठा के वहाँ रखे, वो लॉ ये बताएगा। यही फिलॉसफी ऑफ लॉ है, यही फिलॉसफी ऑफ लॉ है, यही फंडामेंटल ऑफ लॉ है। यहाँ तक समझ गए। इसी तरीके से कंज्यूमर कोर्ट, जब भी 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं आपने मार्केट से कोई चीज़ खरीदी या किसी एक्सपर्ट से आपने कोई एक्सपर्ट सर्विसेज ली, जो चीज़ आपने खरीदी वो डिफेक्टिव है, जो चीज़ आपने खरीदी वो डिफेक्ट निकला है उसमें। मिसाल, ये फैन है, इसका एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक ये मेंटेन होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड पर ये मेंटेन नहीं है, इसमें डिफेक्ट है, तो बीइंग कंज्यूमर ऑफ दिस फैन you would be able to claim the remedy, the damages and the price of that fan from the company. जब भी डिस्प्यूट यानी डिस्ट्रीब्यूटर या मेकर के दरमियान होगा, कंज्यूम करने से रिलेटेड, कंज्यूम से कंज्यूमर है, तो वो उसके जुमरे में आएगा, कंज्यूमर कोर्ट के एम्बट में आएगा, डिफेक्टिव सर्विसेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट। इसी तरीके से जितनी देही प्रॉपर्टी है, देहाती रकबा है, उनकी तकसीम का मामला,
विरासती इंतकाल दर्ज करने का मामला, खरीदी का इंतकाल दर्ज करने का मामला, किसी रिकॉर्ड की करेक्शन का मामला, रेवेन्यू वसूल करने का मामला, ठीक है, कब्जे का मामला, कब्जा नाराज करने का मामला, जगह लीज पर दी वापस लेने का मामला, ये जितने भी डिस्प्यूट हैं ये रेवेन्यू कोर्ट के ज़ुमरे में आएंगे। हालांकि ये सिविल मामला है, हालांकि ये सिविल मामला है, ये उसके ज़ुमरे में आएंगे। तो इस तरीके से सिविल कोर्ट ऑर्डिनरी के अलावा स्पेशल कोर्ट बन गई। अब सिविल कोर्ट की 4 कैटेगरीज हैं, सिविल कोर्ट्स की 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है सिविल जज, सिविल जज की 3 फर्दर कैटेगरीज हैं। सिविल जज सेकंड क्लास, सिविल जज फर्स्ट क्लास, ये पहली कैटेगरी है सिविल जज। अब ये 3 जो जजेस मैंने लिखे हैं, सिविल जज थर्ड क्लास, सिविल जज सेकंड क्लास, सिविल जज फर्स्ट क्लास, ये एक दूसरे के जरी और बाला नहीं है, ये बाज़न में रखनी है आपने। यानी दीज आर नॉट सबऑर्डिनेट टू ईच अदर बट दे हैव डिस्टिंग्विश विद जुडिशियल पावर्स। वो अपनी अदालती इख्तियार के अतबार से एक दूसरे से फ़र्क रखते हैं। मसलन जी 5 लाख तक ये जज सुनेगा, अगर 5 लाख तक प्रॉपर्टी की कीमत हो, जिस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट है तो ये जज सुनेगा। अगर 50 लाख हुई तो ये सुनेगा, 50 लाख तक, और 50 लाख से अनलिमिटेड हुई तो ये सुनेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी लॉ ने टाइम टू टाइम ये वेरी भी करती रहती है। पहले एक वक्त में 50,000 रुपये तक था, फिर वो वक्त फिर 2 लाख तक था, 5 लाख, वो वेरिएशन आती रहती है। जो भी कानून नया आएगा वो बताएगा कि ये कितनी मालियत तक केस सुन सकता है, ये कितनी तक, ये कितनी, यानी इनका फ़र्क जो केस की जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या जो डिस्प्यूटेड क्लेम है उसकी वैल्यू के अतबार से इनमें फ़र्क है। बाकी ये अपना काम करेगा, ये अपना करेगा, ये अपना करेगा। कोई ऐसा नहीं है कि इसके फैसले के खिलाफ अपील यहाँ आएगी और इसके फैसले के खिलाफ यहाँ आएगी, ऐसा नहीं है। ये अपना फैसला अपनी इंडिपेंडेंटली करेंगे, एक दूसरे को ये जवाब दे भी नहीं है उस तरह। यू गेट द पॉइंट। दूसरी कैटेगरी है डिस्ट्रिक्ट जज। ये जो मैं कैटेगरीज बना रहा हूं ये अपने मुल्क के हिसाब से बना रहा हूं। किसी और मुल्क में जाएंगे वहां एक और थोड़ी वेरिएशन के साथ एक सिस्टम होगा, एग्जिस्ट करता होगा। इनके फैसलों के खिलाफ अपील यहां आएगी। तीसरी कैटेगरी है हमारे पास हाई कोर्ट, और चौथी कैटेगरी है सुप्रीम कोर्ट। ये बात में रखेंगे तहसील हेडक्वार्टर में ये है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये जज सबसे बड़ा है, सूबे के लेवल पर ये जज सबसे बड़ा है, यानी ये कोर्ट सबसे बड़ी है, और कंट्री के अतबार से ये कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है। क्लियर? हाँ, फिर ये स्कोप बताता है, ये साथ साथ बताएगा। ये बुक ये अपने अभी नहीं पढ़नी, लेकिन ये अभी बेसिक कंसेप्ट से चीज़ें ये रिलेटेड हैं। इसकी डिटेल तो हमें भी 4 साल बाद पढ़नी है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो अगर आपके जहन में आ गया तो आपको फिलॉसफी ऑफ लॉ और हमारा जो स्ट्रक्चर है लॉ का उसकी समझ आएगी। यानी अभी तक जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर लॉ की फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी किसी चीज़ को हमने उसको ओपन करके अंदर से उसको डिटेल में अभी हमने नहीं पढ़ा, एक ओवरव्यू ले रहे हैं अभी तक। अच्छा, इसी तरीके से ये जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जितनी भी, उनके फैसलों के खिलाफ भी यहाँ आएगी अपील। हाई कोर्ट में फिर इकट्ठे हो जाएंगे ये, इसके फैसलों के खिलाफ भी अपील कहाँ आएगी? हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे चाहे फैमिली कोर्ट है, बाज़ कोर्ट्स की अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाएगी, मिसाल फैमिली कोर्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाएगी। कंज्यूमर कोर्ट है तो अब कंज्यूमर कोर्ट की हाई कोर्ट में जाएगी, लेबर कोर्ट है तो हाई कोर्ट, बैंकिंग कोर्ट है तो हाई कोर्ट। लेकिन फैमिली जी
उससे पहले ट्रिब्यूनल में नहीं होता? नहीं, ट्रिब्यूनल का जो कंसेप्ट है, मिसाल 4-5 सेट है, सर्विस ट्रिब्यूनल है। इसी तरीके से आपके पास जी नहीं, दैट इज नॉट ट्रिब्यूनल, दैट इज कोर्ट। बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में जाएगी। जो ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट है वो उसका अपना अपना एक स्कोप है। मिसाल के तौर पर सर्विस ट्रिब्यूनल है तो उसका अपना एक स्कोप है। सर्विस ट्रिब्यूनल दो हैं जी, एक प्रोविंशियल है जी, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल एक। अब जो पंजाब के मुलाजमीन हैं उनके लिए पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल, जो फेडरल के मुलाजमीन फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल। अब उसका वो जो सर्विस का लॉ है वो हमें बताएगा कि इसके फैसले के खिलाफ अपील कहाँ जानी है, लेकिन उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। बाज़ का हाई कोर्ट, बाज़ का सुप्रीम कोर्ट, वो उधर से उनका ताल्लुक है। अब मसलन जिस तरह मैंने फैमिली कोर्ट की मिसाल दी कि इसके फैसले के खिलाफ अपील डिस्ट्रिक्ट जज में जाएगी, लेकिन बाज़ कोर्ट्स ऐसी हैं जिनकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं बल्कि मसलन कंज्यूमर कोर्ट है, फैसला करती है, अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं, क्योंकि खुद डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर है, तो अपील जो है वो हाई कोर्ट जाएगी। लेबर कोर्ट फैसला देती है तो अपील हाई कोर्ट जाएगी, बैंकिंग कोर्ट देती है तो अपील हाई कोर्ट जाएगी। लेकिन ये बातें अभी इन पर हमने ज़्यादा इसको स्ट्रेस नहीं करना कि ये चीज़ें हमें कहीं भूल न जाएं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रक्चर जहन में रखें, क्योंकि ये तो जितनी बातें आएंगी अगले 4-5 साल तो हमने यही बातें पढ़नी है, ये एक एक करके हमने पढ़नी है। मसलन बैंकिंग लॉ है तो पूरा उस पर एक किताब होगी जिसे पढ़ाया जाएगा कि बैंकिंग कोर्ट कौन कौन से मामला सुनेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, कौन कौन से फैसलों के खिलाफ अपील हाई कोर्ट जाएगी, किन के खिलाफ नहीं जा सकती है, उसकी डिग्री इम्प्लीमेंट कैसे होगी, ठीक है, कितनी मालियत का होगा, बैंक क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, ये चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में। लेबर लॉ है एक और सब्जेक्ट, उस पर पढ़ेंगे पूरा 100 नंबर का। तो ये जितनी बातें मैं एक एक बात कर रहा हूँ, इस पर अलग से 100 नंबर का पूरा पूरा सब्जेक्ट होगा हमारे पास। लेकिन हम अपना अभी ये बात ध्यान में रखें कि हम अपने एक इशू बना रहे हैं कि हमने आगे चलकर पढ़ना क्या क्या है, और यही फिलॉसफी ऑफ लॉ है, यही फिलॉसफी ऑफ लॉ है। अच्छा, ये इस तरह हायरार्की हमारे मुल्क में सिविल साइड पे चल रही है। जब हम क्रिमिनल कोड की बात करते हैं तो क्रिमिनल कोड मीन्स द कोर्ट्स विच रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द ऑफेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह भी जानना है कि व्हाट इज ऑफेंस। इस क्रिमिनल कोड को जानने से पहले यह बात जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। इस्लाम के अंदर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का कंसेप्ट तो आपके जहन में होगा, आई होप सो। ऐसे ही है या नहीं है? ओके। यानी कि इस्लाम क्या है, एक तो यह कि अकीदा है, जिसे थोड़ी देर पहले हमने बात की, बिलीव है मेरा जिन 7 चीज़ों पर, वो मेरा बिलीव है, वो मेरा इस्लाम कबूल हो गया। अब इस्लाम में होते हुए क्या है, यानी कि कुरान पाक को अभी जिसको हमने बहुत के चलकर डिटेल में भी पढ़ना है, उसके ब्रीफली अगर हम कंटेंट्स देखें तो क्या है, एक उसमें हिस्ट्री है, एक उसमें 4 सीन है जैसे कि क़यामत का मामला, एक उसमें बिलीव्स हैं, हिस्ट्री है, 4 सीन है, बिलीव्स हैं, और फिर उसमें कवानीन है, कवानीन है कुरान पाक के अंदर। अब जब हम कहते हैं ये ऑफेंस क्या है, कुरान पाक में जिस तरह इसी तरह जो कंटेंट्स के साथ है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो कंसेप्ट है, यानी एक लिस्ट उम्मत मुस्लिमों को दे दी कि ये लिस्ट है, ये काम आपने करने हैं अपनी ज़िंदगी में, ये करने हैं आपने, और दूसरी लिस्ट दे दी कि ये काम आपने नहीं करना है, वो नहीं अनिल मुनकर है, यस। और एक तीसरी लिस्ट दे दी, करें तो आपकी मर्जी, ना करें तो ना मारें, ना करें बेशक। तो 3 लिस्टें हैं बुनियादी तौर पर। अगर इस्लाम को समझना है तो इन 3 बिलीव्स के बाद इन 3 लिस्टों को समझ लें, बस। बहुत सिंपल जिंदगी है, सो सिंपल। इन 3 लिस्टों को समझना है, ये करना है, ये नहीं करना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये इधर जनाब शराब नहीं पीनी, जनाब चोरी नहीं करनी, ज़िना नहीं करना, किसी को कत्ल नहीं करना, किसी की कोई चीज़ नहीं छिपानी, करप्शन नहीं करनी, ये सारी चीज़ें इधर आ गई। इधर जनाब जी जो मर्जी है जी करें, अब आपका दिल है तो सेटेलाइट टाउन में रहें, दिल है तो मरी जा के रहें,
वो इस्लाम आपको नहीं कहता क्यों नहीं किए हमारी जी, तो ये आपका ऑप्शन है। असर की सुनते हैं, आपका ऑप्शन है, पढ़े, नहीं पढ़ते तो ना पढ़े, ठीक है। नफली रोज़ा रखते हैं तो रख लें, नहीं रखते तो ना रखें, लेकिन फ़र्ज रखना है, ये ऑप्शन। तो 3, एक तो इसका कंसेप्ट ऑफेंस का यहाँ से समझना, नहीं अनिल मुनकर वाली बात से। दूसरा कंसेप्ट अगर मैं उसको ह्यूमन लॉ के तनाज़र में बताऊँ, ये तो डिवाइन लॉ के तनाज़र में बता दिया, जो थोड़ी देर पहले डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉ का कंसेप्ट पढ़ा था। अगर उसको मैं ह्यूमन लॉ के तनाज़र में बताऊँ तो एक शहरी के तौर पर, किसी मुल्क के शहरी के तौर पर मुझे हर काम करने की इजाज़त है, हर काम करने की मुझे इजाज़त है किसी भी शहरी को, सवाए उसके जो मना है। यू गॉट द पॉइंट? सवाए उसके जो मना है, जो मना है वो ऑफेंस है। जो मना है, अगर इसको मैं डिफाइन करूं, ऑफेंस को डिफाइन करूं, तो एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ इज ऑफेंस। कि मेरी जिंदगी का कोई अमल जो कानून ने मुझे मना किया वो ऑफेंस, वो जुर्म है। ठीक होगी बात? सो सिंपल, किसी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना। यानी बतौर शहरी, वन सेकेंड रिपीट करता हूं कि बतौर शहरी एवरीथिंग, एवरी एक्ट to every citizen is allowed and permitted except forbidden by law, and those acts which have been forbidden by law are called offense. तो ऑफेंसेस को डील करने के लिए हमारे पास एक क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम का मैकेनिज्म है जिसको क्रिमिनल कोर्ट्स डील करती है। यहां पे भी ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स है और एक स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट्स है। ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स की जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर हमारे पास वही 4 हैं। पहले कैटेगरी की मजिस्ट्रेट की आ जाती है, वही दर्जा सोम। दूसरी कैटेगरी मजिस्ट्रेट दोम। तीसरी ये पहली कैटेगरी है, ए बी सी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, और डी मजिस्ट्रेट इम्पार्ट विद सेक्शन 30। इन बातों पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये सेक्शन 30 क्या है जी, तो ये मजिस्ट्रेट कौन। ये बेटे आस्ता 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 हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। मजिस्ट्रेट सेक्शन था, यानी ये जो मजिस्ट्रेट है, जिस तरह मैंने यहाँ आपको बात समझाई थी, ये भी एक दूसरे के जरिए और बाला नहीं है। ये नहीं कि ये इसको जवाब दिया, ये इसको जवाब दिया, ये इसको जवाब दिया है, नो। या इसके फैसले के खिलाफ अपील यहाँ यहाँ के यहाँ और यहाँ के यहाँ, नहीं, नो। ये छोटे छोटे ऑफेंस ये सुनेगा, उससे बड़े ये सुनेगा, उससे बड़े ये, उससे बड़े ये। इनकी एक हदूद और क़यूद का तयन कर दिया गया थ्रू आ प्रोसीजरल लॉ। ठीक होगी बात? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जरिए कि इनका ये अपना मैकेनिज्म किस तरह एक्सरसाइज करेंगे, वही हमें बताता है कि कौन से ऑफेंस इसने सुनने, यही हमें बताता है कौन से ऑफेंस इसने सुनने, कौन से ऑफेंस, यानी कितनी सजा तक। 6 महीने वाली 3rd क्लास, 2 साल तक 2nd क्लास। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 5 साल तक 1st क्लास, 10 साल तक सेक्शन 30, 10 से ऊपर होगी तो फिर दूसरी कैटेगरी में चली जाएगी, वो दैट इज कॉल्ड सेशन कोर्ट। यहां पे ये बोलना नहीं आपने कि सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज एक ही होता है बंदा। जब वो क्रिमिनल सुनेगा तो सेशन, जब वो सिविल सुनेगा तो डिस्ट्रिक्ट, मिलाकर नाम बोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, झेलम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, लाहौर एक जिले हेडक्वार्टर में एक होगा। हाँ, उसकी आबादी और केसों की तादाद की वजह से उसके साथ एडिशनल का लफ्ज़ लगता रहता है, 15-20 उसके साथ एडिशनल भी होते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज एडमिनिस्ट्रेटिवली एक ही होगा। यहां तक क्लियर होगी बात? ये दूसरी कैटेगरी है। इनके बाज़ फैसलों के खिलाफ अपील यहां आएगी, लेकिन बाज़ फैसलों के खिलाफ अपील इसको बाईपास करके डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएगी। ये बात भी ध्यान में रखनी है। ये बातें भी आपने आगे चलकर हमने पढ़नी है कि ये सूरतें कब आएंगी।
तीसरी कैटेगरी हमारे पास दो हैं क्रिमिनल साइड पे। सिविल पे तो हमने उसके बाद हाई कोर्ट लिखा, लेकिन क्रिमिनल साइड पे हमारे पास जहाँ पे दो कैटेगरीज होंगी, एक हाई कोर्ट में चार्ट लिख देता हूँ और दूसरी शरीयत कोर्ट। हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट ये तीसरी कैटेगरी है दोनों। अगर सेशन कोर्ट ने किसी बंदे की सज़ा या जज़ा का फैसला, किसी बंदे की सज़ा या जज़ा का फैसला मुल्की कानून, मुल्की तहजीरी कानून के मुताबिक किया हुआ है, यानी किसी को सज़ाए मौत हो गई, पीपीसी के तहत हो गई, तो फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट जाएगी। अगर किसी को हदूद में सज़ाए मौत हो गई या किसी का हाथ काटने का हुक्म हो गया जी चोरी में, हदूद ला में, क्योंकि तहजीर में सज़ा चोरी की 3 साल है, हदूद में हाथ काटना है। हदूद में या किसास में अगर पनिशमेंट हो गई किसी को, या हदूद या किसास में केस चला और बंदा बरी हो गया, तो इसके फैसले के खिलाफ अपील यहां पे जाएगी शरीयत कोर्ट में, हदूद और किसास के केसेस में, और तहजीर के केसों में अपील हाई कोर्ट में आएगी। ठीक होगी बात? ये बात हमारे जहन में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये बात भी जहन में रखनी है, जिस तरह के आप, चलो इसके बाद चौथी कैटेगरी हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट। देखिए सबका फिर जाकर मरकज वही बन रहा है, फिर हम उसी मरकज के गिर्द घूम रहे हैं। नीचे अपनी अपनी ब्रांचेज हैं, अपनी अपनी कैटेगरीज हैं, ऊपर जाकर हम सुप्रीम कोर्ट में फिर हम कंसोलिडेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए। अब आ जाते इनकी तरफ, स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट्स। जिस तरह यहाँ पर रियासत ने टाइम टू टाइम ये समझा कि वेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए ये ज़रूरी है कि फैमिली कोर्ट बच्चों का मामला है, फैमिली सोसाइटी की बेसिक यूनिट है, इनके लिए अलग कोर्ट होने चाहिए। एक वक्त में उन्होंने सोचा सरकारी मुलाजिम ऑर्डिनरी कोर्ट में ना आए, उनके लिए अलग सर्विस ट्रिब्यूनल होने चाहिए। बैंक्स ने कहा कि जी हमारे लोग कर्जा ले लेते हैं, वापस नहीं करते, ऑर्डिनरी कोर्ट में बहुत टाइम लग जाता है, तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे मुल्क में? रियासत की पॉलिसी सिस्टम उनके लिए अलग लॉ बन गया, उनको बैंकिंग कोड बना के दे दी। सो जो जो रियासत को, यानी ये सारी एग्जांपल देने का मसला ये है कि जैसे जैसे रियासत को ये बात अंडरस्टैंड हुई या रिक्वायर्ड हुई कि कौन सी जगह पर कौन से लॉ को, कौन से मैटर को अलग करना है, जो कि उसको अलग करने से स्मूथ रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। दिस इज आवर अल्टीमेट डेस्टिनी एंड गोल। तो ऐसे ऐसे रियासत जो वो चीज़ें अलग करती रही। अब यहाँ पर इसी तरीके से क्रिमिनल कोर्ट्स को भी अलग किया। मसलन जी एंटी करप्शन कोर्ट, एंटी करप्शन कोर्ट। अब जी ये जो छोटी छोटी करप्शन है, एक लिमिट मुकर्रर की गई जी कि यहाँ तक करप्शन जो होगी या वो जाएगी एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट में, जो कि सूबाई डिपार्टमेंट है। और अगर मेगा करप्शन होगी, चाहे सूबे के मुलाजिम ने की या किसी मिनिस्टर ने की या फेडरल के ने की, तो वो नैब के ज़ुमरे में आएगा, तो नैब कोर्ट। ठीक है, एंटी करप्शन कोर्ट, नैब कोर्ट, FIA कोर्ट। जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो आप किसी को बंदे को बाहर भेजते हैं, पासपोर्ट में कोई 2 नंबरी हो गई, किसी को बाहर भेजने में 2 नंबरी, कोई खुर्द-बुर्द हो गई, पैसे खा गया, डिपोर्ट हो गया, वापस आ गया, ठीक है, पासपोर्ट 2 नंबर निकला, ये सारी चीज़ें उसके ज़ुमरे में आएंगी। इसी तरीके से जी एंटी टेररिज्म कोर्ट, जो पहले नहीं थी। पता चला कि मुल्क के अंदर हमें ज़रूरत है इस बात की कि टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमें अलग कोर्ट बनाने की ज़रूरत है। ये ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट इसको हैंडल नहीं कर सकती। फिर जाकर जब APS का वाक़या हुआ पेशावर वाला, अगर आपको इसे याद हो, आपको तो याद होगा यकीनन, तो वो APS के बाद फिर रियासत बैठी, उन्होंने फिर कहा जी कि नहीं, हमें
टेररिज्म को भी कैटेगराइज करना है। जो बहुत हार्ड एंड किस्म के टेररिस्ट थे उन्होंने उठाकर 4 शेड्यूल में डाल दिए, शेड्यूल बनाए। शेड्यूल 1 हल्के वाला, 2 उससे थोड़ा तगड़ा, 3 उस तो 3 शेड्यूल तक टेररिज्म कोर्ट सुनेगी। 3 से ऊपर जाएगा तो ये टेररिज्म कोर्ट के जो जजेस हैं ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ये फैसले उतनी दिलेरी से नहीं कर पा रहे, या ये इनको वो प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। ख़ासतौर पर उस वक्त जब एक टेररिज्म कोर्ट के जज मर्डर हुए या एक प्रोसिक्यूटर मर्डर हुए, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं इसके लिए, और पेशावर वाला वाक़या भी हुआ APS वाला। तो फिर जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जैसे जैसे रियासत को ज़रूरत महसूस होती है फिर उनको उठाकर मिलिट्री टेररिज्म कोर्ट में ले गए। ठीक है, उनको वहाँ पर उन्होंने कहा इनका ट्रायल जो 4 शेड्यूल के टेररिस्ट होंगे उनके और उस पर उन्होंने फिर हैंग भी किए, बहुत सारे टेररिस्ट हैंग भी किए। तो ये इस तरीके से चीज़ें बदलती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो मैंने आपको मिसाल दी एंटी करप्शन कोर्ट की, नैब कोर्ट की, FIA कोर्ट की, टेररिज्म कोर्ट की। ठीक है, नारकोटिक्स कोर्ट, एंटी नारकोटिक्स कोर्ट, ये जो नशावर चीज़ें का जो होती है, ट्रैफिकिंग, इधर से उधर ले जाना, स्मगलिंग, तो इसको रोकथाम के लिए सोसाइटी को, चूँकि इसके बारे में यार इस्लाम भी ने कहा कि थोड़ी देर पहले भी बताया कि खमर है और खमर हराम है, और इसकी बेसिक जो रीजनिंग लॉजिक इस्लाम ने बताता है कि इससे जो हमारा ये इंटेलेक्ट है ये कोलैप्स होता है। इसलिए इस रियासत ये चाहती है कि इससे लोगों को इसकी जान जो है वो बचाई जाए, उसके लिए प्रॉपर एक लॉ है और उसके मुताबिक उसको कार्रवाई जो वो करती है, और उसको एंटी नारकोटिक्स कोर्ट के स्कोप में वो आता है। आगे चलकर, चूँकि मैं अभी इनको बहुत उस तरह लिख नहीं रहा इसलिए बेटा कि हमने आस्ता आस्ता इनको पढ़ना है ये चीज़ को, आगे चलकर ये सारी चीज़ें भी हाई कोर्ट में ही जाती हैं, सॉरी इधर हाई कोर्ट में ही जाती हैं सारी चीज़ें भी, वहाँ जाकर फिर इकट्ठे हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है ताकि इसको हम जो है वो कंक्लूजन की तरफ लेकर जा सकें। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन का क्या मतलब है, कोर्ट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आप जुरिडिक्शन का। जो एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं उनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं पावर्स का इस्तेमाल। जुरिडिक्शन का मतलब है दायरा इख्तियार समात, किसी केस को सुनने की हैसियत, पोजीशन, यानी कि वो क्या सुन सकती है क्या नहीं सुन सकती है, इस चीज़ का नाम है जुरिडिक्शन। और बतौर वकील आपको पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से वास्ता रहेगा कि कौन सी कोर्ट का क्या इख्तियार है। इसीलिए तो एक वकील की जो हैसियत है वो मुमताज़ है कि उसको इख्तियारात का पता है। किसी यानी कि रोड पे खड़े कांस्टेबल से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, एक गली के काउंसलर से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक, उसको ये पता है कि इसका इख्तियार क्या है, क्या ये कर सकता है और क्या ये नहीं कर सकता। एक ऑर्डिनरी आदमी और वकील में यही फ़र्क है। इस इल्म होने को लोग कहते हैं जी कि वकील जो है वो तंग करते हैं। हम किसी को नहीं करते, हमें सिर्फ इल्म है उसका। ठीक है, कोई गलत क्या करता है तो हम कह देते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वी आर द गार्डियन ऑफ द सिविल लिबर्टीज, वी आर द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वी आर द गार्डियन ऑफ द डेमोक्रेसी, वी आर द गार्डियन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। हम उस पर वी आर बेसिकली कैरिंग द लेगेसी ऑफ द कायद मोहम्मद अली जिन्ना, ही वाज अ लॉयर, वी आर इन फैक्ट कैरिंग दैट लेगेसी। हम उस विरासत को उठाए हुए हैं और हम बोलते हैं, चूंकि हमें पता है। इस जुरिडिक्शन के मामले में इन फ्यूचर योर कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। अब जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये पूरे मुल्क के लिए एक सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन रखती है, पूरे मुल्क की सबऑर्डिनेट, अगरचे वो डायरेक्ट सुपरवाइजरी नहीं करती, वो हाई कोर्ट्स होती है जिन्होंने अपने अपने सूबे में उनको डायरेक्ट सुपरवाइज करना है, लेकिन इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट एक सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन रखती है। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेंट जुरिडिक्शन रखती है, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुनती है। सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन रखती है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन से मुराद कि जब भी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एनी गवर्नर ऑफ एनी प्रोविंस, एनी CM ऑफ एनी प्रोविंस, एनी प्रोविंशियल असेंबली seeks any guideline from the Honorable Supreme Court of Pakistan, they may take it.
रिगार्डिंग एनी लेजिस्लेशन। किसी वक्त उनको कानून साजी में अगर कोई मसला आए कि हम इस कानून को किस तरह बना सकते हैं, चूँकि वो असम्बली मेंबरान से भी ज़्यादा एक्सपर्ट जजेस वो जो बैठे होते हैं, वो लॉ के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो उनसे वो गाइडलाइन ले सकते हैं। तो ये उसकी यानी सुपरवाइजरी जुडिक्शन पूरे मुल्क को सुपरवाइज करना, जुडिशल सिस्टम को, एडवाइजरी जुडिक्शन पार्लियामेंट या सूबाई असम्बलियों को, गवर्नर को, सदर वज़ीर-ए-आज़म को एडवाइज़ करना, लेकिन एडवाइस जहाँ वो मांगे, अदरवाइज ये उनकी जुडिक्शन में नहीं आता। जहाँ एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, 2011 में उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की एलिवेशन हुई, पार्लियामेंट्री कमेटी ने आर्टिकल 175 के तहत उनको रिकमेंड किया। तो जब सदारती असेंट के लिए वो चीज़ गई तो सदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट से को लिखा कि क्या मैं पार्लियामेंट की इस एडवाइस को डिक्लाइन कर सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नहीं कर सकते। फिर उन्होंने उसकी असेंट मंजूरी सादर कर दी। यानी वो डिक्लाइन करना चाहते थे लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसका रास्ता ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि क्या मैं पार्लियामेंट की इस आर्टिकल के तहत दी हुई एडवाइस पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने फॉरवर्ड किया मुझे, इस समरी को मैं क्या डिक्लाइन कर सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहना था, बाकी अगर वो कर देते तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो उन्होंने गाइडलाइन मांगी वो उन्होंने उसको दी। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की मैंने बताया सुपरवाइजरी, एडवाइजरी और अपीलेंट। चौथी जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो क्या है, वो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ये अक्सर आप देखते हैं जी कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जब भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होगा तो आर्टिकल 183 के तहत जब वो मैटर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर पटिशन दाखिल की जा सकती है, कोई डायरेक्शन ली जा सकती है फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लेकिन उसके लिए इंडिविजुअल का मामला ना हो, पब्लिक एट लार्ज का मसला हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये जो सियासी जमातें जाती हैं, ज़ाहिर है सियासी जमातों के मसले पब्लिक एट लार्ज के होते हैं, तो वो डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें, जो आगे चलकर आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ाएंगे तो यहाँ बताया जाएगा आपको कि 26 अमेंडमेंट के बाद इस जुरिडिक्शन को थोड़ा सा इसमें बड़ा तब्दीलियाँ आई हैं, नया आइनी बेंच बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मामला उधर शिफ्ट हुए हैं। इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, जब तक आप आईन पाकिस्तान नहीं पढ़ते उस वक्त तक आपको इन चीज़ों की समझ इतनी वो जो प्री मेच्योर हो जाएगी, तो उसको हम इंशाल्लाह उसके साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट बुनियादी तौर पर सब ऑर्डिनेट जुडिशरी की हायर फायर अथॉरिटी है, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की है। सिंध हाई कोर्ट की बात करेंगे तो सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो उनकी हायर फायर अथॉरिटी है, और इसी तरीके उनकी सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, उनकी अपीलेंट अथॉरिटी है, उनकी एडवाइजरी नहीं एडवाइजरी नहीं उसके पास, उनकी सुपरवाइजरी है, अपीलेंट है, और ओरिजिनल जुरिडिक्शन है कि सूबे के अंदर अगर एग्जेक्टिव कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि अल्ट्रा वायरस टू द लॉ है तो उसको वो कलअदम करार दे सकती है। फिर इसके बाद तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास किसी भी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को अगर वो फंडामेंटल राइट से मुतसादम है, अगर वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मुतसादम है, अगर वो किसी आइन से मुतसादम है, तो उसको कलअदम करार दे सकते हैं। इसी तरीके से शरीयत कोर्ट है, उसके पास इख्तियार है कि अगर कोई ऐसा कानून फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट बनाती है कि जो हिट करता है शरी नॉर्म्स को, यानी इंजंक्शन ऑफ इस्लाम को, तो इसी वजह से इन्होंने सूद के कानून को कलअदम करार दिया है। और सूद पर जो है वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने इस पर पॉलिसी भी ले ली कि चूँकि हमारा इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो उस पर चल रहा है, तो उसको आस्ता आस्ता हम जो है उसको शिफ्ट करेंगे इस पर। और जनवरी 28 गालबन उसकी उन्होंने को डेट जी दिसंबर 28, हाँ जी, उसको उन्होंने कहा कि हम इस वक्त तक इसको हम इंशाल्लाह शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये होना भी चाहिए। ये हो देखिए, मैं आपको बताऊं कि खुतबा हिज्जतुल विदा के अंदर नबी पाक साहिब-उल-उलाक फ़ख्र कौन मकान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान ये है कि ये अल्लाह हैज़ फॉरबिडन युदरी इंटरेस्ट ऑन लॉन, और अल्लाह फरमाता है कि ये जंग है, ऐलान जंग है। इस पर फिर कहीं इकोनॉमिक बात करेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन शार्ट बात यह है कि जो हमारी जो सस्टेनेबल पोजीशन सोसाइटी में इकोनॉमिक सेक्टर में तभी आ सकती है जब हम सूद के निज़ाम से बाहर रहेंगे। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दुनिया का निज़ाम इस पर खड़ा है या नहीं खड़ा, तो दुनिया कौन सी सुकून कर रही है, दुनिया भी तो परेशान ही फिर रही है ना,
समेत अमेरिका के वो भी मकरूज हुआ है जो सुपर पावर है। इससे बाहर आएंगे तो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी जो है वो खड़ी होगी। सो दीज आर दी एस्पेक्ट्स ऑफ जुडिशल सिस्टम इन पाकिस्तान। द सब्सटेंटिव लॉ जो आपके हकूक बताता है, प्रोसीजरल लॉ जिसके तहत आपने लेना है, ये वो स्ट्रक्चर था जो जुडिशल सिस्टम का मैंने आपके सामने रखा हूँ। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये होंगी कि हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो लॉ है, फिर हमारा जो म्यूनसिपल मुल्क के अंदर का जो कानून है, फिर जो हमारा जो प्राइवेट लॉ है, प्राइवेट लॉ से मुराद जो आपसे और मुझसे रिलेटेड है, शहरियों का आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर एक पब्लिक लॉ है जो हमारा रियासत के साथ एक तल्लक है जिस लॉ के तहत। इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे और उसके बाद जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर के एतबार से जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसको हम देखेंगे। यहाँ तक अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आई एम हियर अवेलेबल टू आंसर यू पीपल।